नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके सर क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम यहां पर गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक बायोलॉजी की क्लास डाली थी। ठीक है, अगर आप देखेगा उसको, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्लस अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम गांधी युग के बारे में। सर्वप्रथम इनके बारे में जो इनका जीवन परिचय यानी इनका जीवन पृष्ठ के बारे में पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इनके जीवन पृष्ठ के बारे में। तो सर्वप्रथम इनका जो जन्म से स्टार्ट करेंगे तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था और 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी शादी कस्तूरबा से 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी, यानी बहुत कम उम्र में इनकी शादी कस्तूरबा से हो गई थी। उसके बाद बात करते हैं इनके 4 लड़के थे। 4 लड़के यानी हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के 5वां पुत्र किसे कहते हैं, यानी किसे कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी को दी गई उपाधि। तो महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने यह पूछा जाता है कि गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में दी थी। उसके बाद पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी। तो राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, यानी रंगून में रेडियो प्रसारण के माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। ठीक है, रंगून यानी हमारे कहां पर पड़ता है, म्यांमार में। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो इनकी शुरुआती शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल यानी गुजरात में ही चली और यहाँ पर इन्होंने हाई स्कूल इंटर वगैरह की। उसके बाद बात करते हैं इनकी बैरिस्टर की पढ़ाई। तो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और यहाँ पर ये बैरिस्टर बनकर आए। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में इनकी घटना के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब ये अफ्रीका की जो घटना है इनकी 1993 से 1915 तक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूछा जाता है कि ये अफ्रीका कब गए। तो अफ्रीका ये 1893 में गए। पूछा जाता है अफ्रीका में इनको किसने बुलाया था। तो अफ्रीका में इनको दादा अब्दुल्ला ने अपना केस लड़ने के लिए बुलाया था। अब जब अफ्रीका में इन्होंने एंट्री की तो इन्होंने वहां पर धीरे धीरे भेदभाव का सामना किया। ठीक है, तो सर्वप्रथम इन्होंने भारतीय होने का भेदभाव झेला और वहां पर जब ये गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ होटलों में भारतीयों की एंट्री यानी भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। उसके बाद यहाँ पर एक घटना के साथ और घटी। यहाँ के न्यायाधीश ने इनको पगड़ी उतारने के लिए बोला था पर इन्होंने अपनी पगड़ी नहीं उतारी थी। बात करते हैं इनकी एक बहुत प्रमुख घटना थी मेरिट्सबर्ग स्टेशन, यानी मेरिटबर्ग स्टेशन पर इनको उतार दिया गया था क्योंकि इनके साथ गोरे काले का भेद वहां पर हुआ था। मेरिट्सबर्ग एक स्टेशन था जब ये, क्योंकि इनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी इनको स्टेशन से उतार दिया गया था और यही सब घटना थी जिनसे इन्होंने प्रेरित होकर अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1994 में की और इंडियन ओपिनियन अखबार 1903 में चलाया। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की और प्रथम सत्याग्रह इन्होंने 1906 में किया था क्योंकि इनके साथ जितना भी इन्होंने जाति भेदभाव झेला था तो इसी के लिए इन्होंने यहाँ पर प्रथम सत्याग्रह 1906 में शुरू किया। और यह पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ। तो महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह 1906 अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम हिंदू स्वराज बुक। तो हिंदू स्वराज बुक भी इन्होंने अफ्रीका में लिखी थी जो 1909 में लिखी थी। अब चूंकि 1993 से लेकर 1915 तक की जितनी भी घटना है वो सब अफ्रीका में ही हुई थी। अफ्रीका में एक घटना और हुई थी 1899 में, क्योंकि यहाँ पर एक युद्ध छिड़ा हुआ था जिसमें बहुत अंग्रेजी सैनिक बहुत भारी मात्रा में घायल हो चुके थे, जिनके लिए महात्मा गांधी ने एक नटाल इंडियन एम्बुलेंस चलाई और उन घायल अंग्रेजों को अस्पताल तक पहुंचाया। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम थोड़ा ये नोट हमने करके लिखा है यहाँ पर। तो इन्होंने सत्याग्रह की प्रेरणा किससे ली। तो सत्याग्रह की प्रेरणा इन्होंने टोल्स्टॉय की बुक पढ़ी और वहां से इन्होंने सत्याग्रह की प्रेरणा ली, यानी अहिंसा जो सत्याग्रह अपनाते हैं ये भारत में आकर 1917 में। तो उसकी जो प्रेरणा इन्होंने ली थी वो
हमारी टोलस्टॉय से ली थी। बात करते हैं इनकी कि इन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली, तो भूख हड़ताल की प्रेरणा इन्होंने रस्किन से ली थी। और भारत में आकर इन्होंने देखा और इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मनाया, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ये भी एक अहिंसावादी थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी गांधी युग को, जब गांधी भारत में एंट्री करते हैं, यानी भारत में एंट्री इनकी 1915 में होती है। 1915 से 1948 तक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं महात्मा गांधी का बारे में। जब ये अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो ये अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। यहाँ पर हमें इनकी 1915 से 1948 तक की सभी घटनाओं का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आप जानते भी होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1900 और खत्म हुआ था ये 1918 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भारत में बहुत सारे भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा और अंग्रेजों की मदद करने के लिए कहा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका मत था कि अगर हम अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो वो हमें आजाद कर सकते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, और इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है, तो कहते हैं महात्मा गांधी को। ठीक है, अब यहाँ तक पहुंचते हैं हम। अब गांधी को मिली उपाधियां पूछा जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी थी, तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में दी थी। उसके बाद पूछा जाता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में दी थी। ठीक है, क्योंकि 1944 में यह म्यांमार में रंगून जो उसकी राजधानी थी, वहां पर रेडियो प्रसारण में सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैसर-ए-हिंद की उपाधि के बारे में। तो सर्वप्रथम तो यही पूछ लिया जाता है कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि किन किन को दी गई है, तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि 2 लोगों को दी गई है। नंबर 1 रानी विक्टोरिया और नंबर 2 महात्मा गांधी। तो रानी विक्टोरिया के बारे में बात करते हैं। इनको रानी विक्टोरिया को 1977 में एलिन बोरो ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। उसके बाद बात करते हैं कैसर-ए-हिंद की उपाधि, हमने इससे पहले भी इसका चर्चा किया है कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को 1899 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, क्योंकि 1899 में अफ्रीका में चल रहा युद्ध, जिसमें बहुत सारे अंग्रेजी जो सैनिक थे जो घायल थे, उनको अस्पताल में पहुंचाने के लिए नटाल इंडियन एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि किसके जब भारत में किस लॉर्ड का शासन था जब इनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई, तो उस समय भारत में थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि भारत का नाम महात्मा गांधी को कहां पर दी गई, तो महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि अफ्रीका में दी गई थी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े। ठीक है, बात करते हैं हम जब ये भारत में 1915 में आए तो 1916 में आकर इन्होंने भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। ठीक है, और साबरमती आश्रम हमारा साबरमती नदी के किनारे है, जो अहमदाबाद यानी गुजरात में है, और साबरमती जो नदी है वो विश्व की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। ये पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने 1916 में। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आकर बहुत सारे सत्याग्रह किए, तो उनमें सर्वप्रथम इनका सत्याग्रह जो भारत में सर्वप्रथम पूछा जाता है कि भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह 1917। अगर पूछे महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हमारा 1906 अफ्रीका में था। अगर भारत में पूछे तो 1917। ठीक है, तो यहाँ पर इनको रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर इनको आमंत्रित किया और यहाँ पर इनकी किसानों की जो दुख भरी कहानी थी इनको बताई। और यहाँ पर उस समय 3 कठिया प्रणाली चल रही थी। अगर आपको पता हो, 3 कठिया प्रणाली यानी 1/3 हिस्से पर किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। अब नील उगाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि इतनी सस्ती लेबर इनको किसी देश में नहीं मिल पाती थी, क्योंकि जब से सबसे ज्यादा सस्ती जो लेबर थी वो हमारे इंडिया में ही थी। ठीक है, और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परिश्रमी थे, क्योंकि नील उगाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। नील उगाने से ज्यादा तो जब नील का जो फल होता है उससे नील प्राप्त किया जाता है, उसमें और ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली की। तो यहाँ पर नील की खेती जो होती है उसकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती है, जिसकी वजह से भूमि
बन जाती है। इसी वजह से किसान बहुत दुखी थे और इसी चीज को बंद कराने के लिए चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी ने शुरू किया और इसमें यह इनकी सबसे बड़ी सफलता थी। ठीक है, बात करते हैं हम इनके दूसरे सत्याग्रह की। तो दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में, यानी यहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की थी। ठीक है, यह पूछा जाता है कि किस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया, तो वह हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर, यानी मिल में जो मजदूर थे उनके साथ, यानी जो उन्हें न्याय दिलाने के लिए इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में सत्याग्रह का शुरुआत की थी। ये भी इनका सफल रहा। उसके बाद बात करते हैं हम खेड़ा किसान आंदोलन। ठीक है, तो खेड़ा किसान आंदोलन यहाँ पर किसानों को यानी किसान आंदोलन भी कहलाता है ये। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से 1918 यानी गुजरात में ये खेड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन की शुरुआत की और ये भी हमारा सफल रहा। उसके बाद बात करते हैं हम महात्मा गांधी के बारे में, यानी 1919 से लेकर 1922 तक की घटना के बारे में। सर्वप्रथम शुरू करते हैं हम रोलेट एक्ट से। तो आप सभी को पता होगा रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसको काला कानून कहते थे, जिसमें संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। तो सर्वप्रथम इसका विरोध तब शुरू हुआ जब सैफुद्दीन किचलू तथा सतपाल को ये पंजाब यानी पंजाब एरिया से बिलोंग करते थे, इनको जबरदस्ती उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो इसी के विरोध में वहां के नागरिकों ने जलियांवाला बाग में एक मीटिंग की, जिसका पता जनरल डायर को चला और जनरल डायर ने गेट वहां पर, क्योंकि उसकी चारों ओर बाउंड्री थी और बाउंड्री के पास एक बहुत बड़ा गेट था, उस गेट से आकर अंधाधुंध उन पर गोलियाबारी की, जिससे अधिकतर लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई। और ये इतनी दुखदायी घटना थी कि इसकी निंदा पूरे भारत में होने लगी और इसी के चलते महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई अपनी उपाधि यानी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि कब लौटाई, तो 1919 में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के साथ किन दो और लोगों ने अपनी उपाधि लौटा दी थी जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। तो दूसरे नंबर पाते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, उन्होंने भी अपनी उपाधि त्याग दी। उसके बाद आते हैं हमारे जमनालाल बजाज, जिन्हें बहादुर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, उन्होंने भी अपनी उपाधि त्याग दी थी। तो रोलेट एक्ट यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं 1920 की घटना पर। तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों का सहयोग देने से बिल्कुल गांधी ने मना कर दिया था। ये अंग्रेजों के एकदम विरुद्ध था। इन्होंने किसी भी रूप में अंग्रेजों का साथ देने से भारतीयों को पूर्ण तरीके से मना कर दिया था, पर कुछ लोग इसके खिलाफ थे, जैसे एनी बेसेंट, अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, और वह इसके असहयोग आंदोलन चलाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो कांग्रेस से अलग हो गए। उसके बाद धीरे धीरे असहयोग आंदोलन अपने अस्तित्व में आने लगा और ये अपने बहुत अच्छे चरम पर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर खिलाफत आंदोलन की। उसी समय 1920 में टर्की में खलीफा आंदोलन, यानी खलीफा एक पद हुआ करता था, जिस प्रकार यहाँ पर प्रधानमंत्री आदि पद हुआ करते थे, राजा पद हुआ करते थे, इसी प्रकार टर्की यानी टर्की के जो मुसलमानों में जो वहाँ के नेता हुआ करते थे उनको हम खलीफा कहते थे। तो वहाँ पर खलीफा पद अंग्रेजों ने समाप्त करने के कगार पर खड़ा कर दिया, जिसके विरोध में यहाँ पर अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। और इसी चीज में ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस भारतीय ने यानी किस क्रांतिकारी ने अली बंधुओं का खिलाफत आंदोलन में साथ दिया था, तो उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में इन अली बंधुओं का साथ दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये घटना घटती है 1922 की। ठीक है, 1922 में चोरा चोरी कांड घटता है। तो चोरा चोरी, अगर आपको पता होगा, गोरखपुर में एक चोरा चोरी जगह है जहां पर एक पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन के पास असहयोग आंदोलनकारी जो हमारा अलाव होती है, जैसे आग जलाकर ताप लेते हैं, तो ताप रहे थे और वो उस रास्ते में गश्त करते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो वहां पर उनमें कहासुनी हुई और उनको कहासुनी करके अंग्रेज वापिस अपनी चौकी में आ गए और वहां पर आकर उनको उकसाने लगे भारतीयों को। ठीक है, तो भारतीय गुस्सा आ गया और उन्होंने जलते हुई उसी आग से उठाकर पूरी चौकी को जला दिया। तो यह घटना महात्मा गांधी को बहुत दर्द देने लगी, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। और असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद बहुत से क्रांतिकारी महात्मा गांधी पर नाराज हुए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। उनमें प्रमुख थे चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद तो आगे बात करते हैं हम
महात्मा गांधी के आगे जो घटना घटी थी उसके बाद असहयोग आंदोलन यानी ये पारित हुआ था 1920। यह असहयोग आंदोलन को सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है, यानी जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी ने किए थे उन सब में सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नागपुर अधिवेशन में इसकी सर्वप्रथम यानी इसकी स्वीकृति मिली और ये 1920 में पारित हुआ। ठीक है, बात करते हैं गांधी यानी गांधीदास पैक्ट। अब आपको हमने बताया था पहले ही कि जैसे असहयोग आंदोलन के खिलाफ जैसे शुरुआत में चित्तरंजन दास थे, पर फिर भी वो यानी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और धीरे धीरे जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तब इन्हें बहुत ज्यादा यानी ये कांग्रेस से हट गए और इन्होंने अपनी अलग पार्टी यानी स्वराज पार्टी 1924 में इलाहाबाद में बना ली। ठीक है, अब इन्होंने यानी गांधी जी ने दास पैक्ट किया, यानी चित्तरंजन दास जी से मुलाकात की और 1924 में स्वराज पार्टी बंद कर दी गई और ये दोबारा कांग्रेस में मिल गए। और उसके बाद आते हैं हम कांग्रेस अध्यक्षता, यानी सर्वप्रथम ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की, तो 1924 बेलगाम कर्नाटक। यही इनकी पहली और आखिरी अध्यक्षता एकमात्र यही थी इनकी जहां पर इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब बात करते हैं हम 1930 की घटना के बारे में। ठीक है, अब 1930 की घटना के बारे में आते हैं। अब धीरे धीरे आपने पढ़ा होगा जैसे साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटेन से बनकर चला था और ये 1928 में भारत में आया, जिसमें सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसको सफेद कानून से यानी सफेद फरमान के नाम से जाना गया। क्योंकि जो साइमन कमीशन आया था वो भारत की जांच करने के लिए कि यहाँ पर शासन वगैरह कैसा चल रहा है, इन सब की रिपोर्ट लेने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया था। ठीक है, पर इन सब का विरोध लाला लाजपत राय ने किया, क्योंकि लाला लाजपत नहीं चाहते थे कि यहाँ पर से जो भी चीजें लिख कर ले जाएं और वहां पर प्रस्तुत करें, वो नहीं चाहते थे कि वो झूठी चीजें वहां पर प्रस्तुत करें। इसलिए सर्वप्रथम इन सब का जो साइमन कमीशन का सर्वप्रथम विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, पर आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, तो आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है बंगाल केसरी किसे कहा जाता है, तो बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार रत्न किसे कहा जाता है, तो बिहार रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1930 की घटना हमने आपको बताया, जैसे साइमन कमीशन धीरे धीरे भारत में आया तो साइमन कमीशन 1928 में इसका विरोध करते हुए लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब चूंकि भगत सिंह आजाद लाला लाजपत राय को अपने गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने चूंकि वो शुरुआत से ही उनकी बुकों पत्रिका आदि पढ़ते हुए धीरे धीरे बड़े हो गए और इनके अंदर भी जिस प्रकार वो गर्म दल के नेता थे, यानी इनके अंदर गर्म खून था, तो ऐसे ही आचरण किस में पैदा हो गए, हमारे भगत सिंह आजाद में। और भगत सिंह ने किसकी स्थापना कर दी उनके मरने के बाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में। अब बात करते हैं हम गांधी यानी 1930 यानी गांधी जी के बारे में। ठीक है, हम थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो गए थे, पर वापस आते हैं 1930 की घटना। यानी जब सविनय यानी उस टाइम के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड इरविन से महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगे का प्रस्ताव रखा और उसमें कुछ मांगे इस प्रकार थी कि जो उनके स्वतंत्र सेनानी जेल में बंद थे उन्हें छुड़ाने के लिए और उसके बाद अपना खुद का नमक बनाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों असहयोग आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को नमक देने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि भारतीय अपना नमक नहीं बनाते थे। पर महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च यात्रा शुरू की, क्योंकि उन्होंने उनकी 11 मांगी पूरी नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने उनको नहीं माना था, इसलिए 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की। यानी उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ 12 मार्च को दांडी मार्च यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को यह दांडी पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने बहुत सारे प्रतिनिधित्व के साथ वहां पर समुद्र में यानी समुद्र से नमक बनाने का प्रोसेस शुरू किया और उन्होंने खुद का नमक बनाकर वहां पर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर यह संख्या पहुंचते पहुंचते लगभग लाखों हो चुकी थी, इसलिए अंग्रेज उनका सामना नहीं कर पाए और उन्होंने बिना किसी प्रॉब्लम के वहां पर नमक बना दिया। और यहीं पर महात्मा गांधी ने मौका देखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। ठीक है, अब धीरे धीरे इन सब चीजों की खबर
हमारे उस टाइम जॉर्ज पंचम यानी जो उस टाइम तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्हें चली और उन्होंने इन सब को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन की स्थापना की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में उन्होंने बनाया। तो बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की, तो 1930 में यानी 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो महात्मा गांधी को उसमें आमंत्रित किया गया पर महात्मा गांधी उसमें नहीं गए थे, ठीक है, क्योंकि ये सब महात्मा यानी जो भारत में जितनी भी हिंसा अंग्रेजों के खिलाफ भड़क रही थी उसको दबाने के लिए गोलमेज सम्मेलन शुरू किए गए थे। तो ये पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भारत की ओर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्ना और आदि यानी वो हरि सिंह आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भी इसमें भाग लिया था। तो सर क्योंकि जिन्ना ने यहाँ पर अपनी मांग अलग सांप्रदायिक चुनाव की मांग रखी और इसलिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यहाँ पर अपनी अलग यानी एससी के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 1931 में। अब चूंकि महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, जिसमें इन्होंने इनकी 11 मांगे मांग ली थी और मान ली थी मतलब, और जिसमें इन्होंने स्वतंत्र सेनानियों को छोड़ दिया था और बाकी नमक बनाने आदि वगैरह का इन्हें आज्ञा दे दी थी। बात करते हैं भगत सिंह आजाद के बारे में। तो भगत सिंह आजाद के बारे में महात्मा गांधी ने कोई चर्चा नहीं की थी। अगर ये चाहते तो भगत सिंह आजाद को छुड़वा सकते थे, पर इन्होंने इस पर कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया था और महात्मा गांधी को यानी भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के बारे में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस ने पहली बार भाग लिया था, जिसमें यह पूछा जाता है कि उनके साथ कौन लेडी उनकी सेक्रेटरी बनकर गई थी। तो भारत में एकमात्र महिला यानी सरोजिनी नायडू उनके साथ उनकी सेक्रेटरी बनकर गई थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया और जिन्ना ने भी भाग लिया था, पर उनकी मांगे वहां पर ज्यादा यानी महात्मा गांधी को वहां पर ज्यादा उनकी मांगे मानी नहीं गई और महात्मा गांधी वहां से चल दिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पर यानी अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की जा रही थी जिन्ना द्वारा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, इसलिए वो वहां से चल दिए और ये इस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। अब बात करते हैं हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अब यहाँ पर जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। ये पूछा जाता है कि जिन्ना ने किन किन 2 गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था। तो हमारे 1930-31 यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद क्योंकि भीमराव अंबेडकर भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और इन्हें चूंकि जिन्ना जी को और जिन्ना तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अलग चुनाव क्षेत्र की जो परमिशन थी वो मिल चुकी थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आते हैं हम वापस गांधी इरविन पैक्ट। यानी गांधी इरविन पैक्ट कहां पर हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं हम पूना पैक्ट। पूना पैक्ट यानी 1932। तब आपको जैसे पता होगा जैसे कि एससी कैटेगरी को अलग चुनाव क्षेत्र मिल चुका था, तो गांधी जी इसके बिल्कुल एकदम सख्त खिलाफ थे और उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन कर लिया। और वो जब पूना की जेल में थे तो वहां पर महात्मा गांधी को मनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, जिनके मनाने पर यह पूना की जेल में गए और महात्मा गांधी से इन्होंने पूना पैक्ट यानी सारी उनकी मांगे मानी और यह अलग प्रतिनिधित्व की मांग को खारिज करते हुए इनके यानी 80 सीटें वहां पर बढ़ा दी गई थी। यानी महात्मा गांधी ने इनको आरक्षण दे दिया था, पर अलग प्रतिनिधित्व की मांग जो चल रही थी उसको खारिज कर दिया गया था, ठीक है। तो बाद में इन्होंने वादा किया कि मैं एससी कैटेगरी को प्रोत्साहन करूंगा, उन्हें सहयोग दूंगा। यानी उन्होंने इसलिए 1933 में इन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की, ठीक है। और अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1940 की घटना की। तो 1940 घटना को व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। और ये भारतीय चलो यानी जो हमारा यह मिशन था, इस मिशन को नाम दिया गया भारतीय चलो दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो पवनार यानी महाराष्ट्र से शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ये दिल्ली चलो
दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जबकि दिल्ली चलो आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यह 8 अगस्त को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू किया गया था, ठीक है, और ये इसे क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत सभी क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया, और इसमें यह पूछा जाता है कि बंदी बनाकर उस समय महात्मा गांधी को कहां पर रखा गया था? तो महात्मा गांधी को आगा खां प्लेस में रखा गया था। इनके साथ 2 औरतें यानी इनकी पत्नी कस्तूरबा और सरोजिनी नायडू को भी इनके साथ रखा गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 यानी बिड़ला भवन में हो गई थी। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर आते हैं तो बात करते हैं हम इनकी उपलब्धियों के बारे में। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, करो या मरो का नारा, नवजीवन पत्रिका, हरिजन संघ यानी यंग इंडिया पत्रिका। आप बात करते हैं हम करो या मरो का नारा इन्होंने 1942 में दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। नवजीवन पत्रिका और हरिजन संघ यानी 1933 में इसकी स्थापना की थी, और यंग इंडिया पत्रिका की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद पूछा जाता है इन्होंने कायदे आजम की उपाधि किसे दी? तो जिन्ना को कहा इन्होंने कायदे आजम की उपाधि दी। उसके बाद सर की उपाधि, तो सर की उपाधि इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। उसके बाद पूछा जाता है देशभक्तों का राजकुमार इन्होंने किसे कहा था? तो देशभक्तों का राजकुमार सुभाष चंद्र बोस को कहा था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं हम इनकी मृत्यु के बारे में, ठीक है। तो 30 जनवरी 1948 बिड़ला भवन में इन्हीं के शिष्य नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि नाथूराम गोडसे ने किस जगह इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या की थी? तो बिड़ला भवन, न्यू दिल्ली। जब शाम के समय यह इनका यानी 5:30 बजे यह हमेशा प्रार्थना करते थे, तो उससे पहले ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातें कर रहे थे, जिनमें उन्होंने इनको समझा रहे थे, क्योंकि उस समय देश आजाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच प्रधानमंत्री की बनने के लिए खींचातानी चल रही थी, ठीक है। तो उन्हें समझाने के लिए उनसे शाम के समय महात्मा गांधी जी बात कर रहे थे, ठीक है। तब उनका प्रार्थना का समय हुआ तो वो धीरे अपने बिड़ला भवन में आ गए, और उसी समय नाथूराम गोडसे ने वहां पर आकर उनके चरण स्पर्श किए और उनको लगातार 3 गोलियां मारकर उन्हें मार डाला, ठीक है। तो इन्हीं की हत्या में कई लोगों का नाम शामिल होता था। तो 7 लोग को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जिनमें प्रमुख थे नाथूराम गोडसे और वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वीडी सावरकर को छोड़ दिया गया, ठीक है। बात करते हैं हम ये विवाद कैसे चल रहा था, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद होने के बाद पाकिस्तान तथा भारत का बंटवारा हुआ, जिसमें पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने के लिए भारत मान गए। जो भारतीय नेता थे उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम तुम्हें 75 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है। इसलिए पर उस समय इनको ओनली 20 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो 55 करोड़ रुपए का ये मुद्दा था जिसके लिए महात्मा गांधी को मार दिया गया नाथूराम गोडसे द्वारा, ठीक है। तो ये 55 करोड़ रुपए जो हिंदुस्तान के जो नेता थे उन्होंने रोक रखे थे, क्योंकि 1948 में पाकिस्तानियों ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, जो आज पीओके कहलाता है। इन्होंने पीओके का लगभग 30% हिस्सा, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारा जम्मू कश्मीर, इसी जम्मू कश्मीर का लगभग 1948 में 30% हिस्सा यानी पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान की सेना ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। और यहाँ के उस समय जो राजा थे वो हरी सिंह थे, हरी सिंह, और इनके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे, ठीक है। तो इस समय इन्होंने यानी जो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे वो इसी वजह से हिंदुस्तान के जो नेता थे उन्होंने रोक दिए थे। पर महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि ये ज्यादा लंबे समय तक इनको रोका जाए, इसलिए उन्होंने 55 करोड़ रुपए देने के लिए भारतीय जो क्या नाम नेता थे उनको देने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, और इसलिए उनको मजबूर होना पड़ा उन्हें 55 करोड़ रुपए देने के लिए, ठीक है। इसलिए 55 करोड़ रुपए दे दी गई, और इसी के विरोध में 1948 में नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को बिड़ला भवन में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पूछा जाता है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, सपोर्टिव लगी हो, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।